नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पठन पाठन और अभ्यास रिवीजन के श्रृंखला के अंतर्गत संबंधित विषय के अध्ययन के साथ साथ उसके प्रश्नों का अभ्यास करते हुए कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और इस श्रृंखला में हम भारतीय संविधान के विषय को देख रहे हैं, जिसे आज आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं एक शुभ विचार के साथ। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मज़ा और ही कुछ है। सफलता और अपने मंजिल पर पहुंच कर जो आनंद आता है, जो सुकून मिलता है, उसे सब चाहते हैं उसे पाना। लेकिन जैसा कि संघर्ष जीवन का पर्याय है, और उस सफलता को प्राप्त करने और करने के तक, और जब आपने उस लक्ष्य को निर्धारित किया था, लक्ष्य को निर्धारित करने से सफलता को प्राप्त करने तक के बीच का जो संघर्ष है, उसको भी तय करने में एक अलग आनंद है, एक अलग मज़ा है। तो अभी हम उसी क्रम में हैं जहां हम संघर्ष कर रहे हैं और अपने लक्ष्य अर्थात हम भविष्य में अधिकारी बनने की ओर अग्रसर हैं। तो इसी लक्ष्य को हर पल आप यह ध्यान में रखें कि आप किस लिए हैं और किस लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी तैयारी का उद्देश्य क्या है, और इसी जोश और उत्साह के साथ निरंतर बने रहें। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और इस श्रृंखला में हमने अभी तक जिन विषयों को देख लिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, संविधान सभा को हमने देखा है, विषय पर चर्चा की है और साथ ही प्रश्नों का अभ्यास भी कर लिया है। संविधान की प्रस्तावना को हमने देखा, उस पर चर्चा की और उससे बनने वाले प्रश्न, जो कॉन्सेप्ट हैं जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती, उन्हें देख लिया। मूल अधिकार पर भी हमने यही काम किया है। और आज का हमारा जो विषय है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, डीपीएसपी। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ से जो जहाँ तक हम आज तक चर्चा कर लेंगे, उस पे प्रश्नों को भी आज हम देख लेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व हैं, इन्हें लाया गया अधिकार के रूप में, जिन्हें संविधान में शामिल किया गया। ये भी अधिकार का एक स्वरूप है। अर्थात हम संविधान में अधिकार को दो प्रकार से देखते हैं। एक फंडामेंटल राइट के रूप में हमने देखा, और एक हम देखेंगे डीपीएसपी के रूप में। फंडामेंटल राइट के रूप में हमने जिन अधिकारों को देखा है, वो मूलभूत अधिकार हैं, अर्थात संविधान द्वारा उन्हें गारंटी प्राप्त है कि वो नागरिकों को प्रदान ही किए जाएंगे, और यदि ऐसा नहीं होता है तो नागरिक न्यायालय में जाकर उसकी मांग कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी को, ये भी राज्य नागरिकों के अधिकार हैं, लेकिन इन्हें का उद्देश्य समाज में समानता लाने के लिए, समाज के लोगों का कल्याण करने के लिए, उनके विकास को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। ये राज्य के नैतिक दायित्व हैं, अर्थात इनकी पूर्ति करने के लिए राज्य बाध्यकारी नहीं है, और इनकी उल्लंघन की स्थिति में या इनकी मांग नागरिकों के द्वारा न्यायालय में जाकर नहीं की जा सकती। इनके संबंध में क्या प्रावधान किया गया है संविधान में? संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के तहत निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच जो संबंधित अनुच्छेद हैं, उनमें नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। उसमें जो प्रावधान है वो राज्य के नीति अर्थात नीति निर्माण में निर्देशक का काम करेंगे। अर्थात राज्यों को जब नीति निर्माण करना होगा तो इन प्रावधानों को ध्यान में रखकर उनके अनुसार नीतियों का निर्माण करना होगा।
तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, एक एक अनुच्छेद को हम देखेंगे। अनुच्छेद 36, इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। भाग 3 में अर्थात राज्य संविधान में भाग 3 में हमने मौलिक अधिकार को देखा है, फंडामेंटल राइट को देखा है, जिसमें हमने आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा को देखा था। तो अनुच्छेद 36 भी यही कहता है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत वही शामिल है, वही तत्व शामिल है, उसका वही अर्थ है जो भाग 3 में दिया गया है। तो भाग 3 में ऐसे राज्य की परिभाषा में क्या शामिल था? अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में संसद व संघ सरकार, विधानमंडल व राज्य की सरकार, स्थानीय संस्थाएं व अन्य प्राधिकरण, ये तत्व राज्य की परिभाषा में शामिल हैं और इन्हीं को भी अनुच्छेद 36 के तहत भी उसी अर्थ में लिया गया है। तो आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 37 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग अर्थात संविधान का भाग 4, संविधान का भाग 4 जिसमें DPSP का उल्लेख है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहता है कि इस भाग अर्थात संविधान के भाग 4 के तत्वों को लागू करना, अर्थात इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें से अधिकथित तत्वों को देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 इस बात का प्रावधान करता है कि जो संविधान के भाग 4 में जिन बातों का प्रावधान किया गया है, जिन अधिकारों का प्रावधान किया गया है, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनकी मांग नागरिकों द्वारा न्यायालय में नहीं की जा सकती। लेकिन साथ ही इसमें यह राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि ये मूलभूत हैं और राज्य विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का ऐसा कर्तव्य होगा। तो निर्देशित तत्वों की विशेषताएं अर्थात ये क्या हैं, इनकी ऐसी क्या खास बात है, मुख्य ऐसी क्या बातें हैं जिसके लिए राज्यों द्वारा इनका अपने नीति निर्माण में प्रयोग करना, इनको पालन करना आवश्यक है। एक एक विशेषता को इसको देखेंगे हम और समझेंगे। ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं, अर्थात जब हम मूल अधिकार देख रहे थे, फंडामेंटल राइट, तो हमने उसी विशेषता में पढ़ा था कि वो राज्य के नकारात्मक दायित्व हैं, अर्थात वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त थे। उनके उल्लंघन की स्थिति में नागरिक न्यायपालिका जा सकते थे। लेकिन ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं, ये ऐसे नैतिक दायित्व हैं जिनकी जो राज्य प्रदान करेगा नागरिकों को समाज कल्याण के लिए, समाज में समानता लाने के लिए। तो ये भारत के कल्याण और साथ ही अगली विशेषता है कि ये भारत के कल्याणकारी राज्य होने के आधार प्रस्तुत करते हैं, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में या प्रावधान के जो प्रावधान हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक, उन प्रावधानों को अगर राज्य नीति निर्माण में निर्देशक तत्वों के रूप में, निर्देशन के रूप में शामिल करता है, तो उससे समाज में कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। तो इससे इसकी विशेषता सामने आती है कि ये भारत के कल्याणकारी राज्य होने का आधार प्रस्तुत करते हैं। अगली इसकी विशेषता होगी कि यह संविधान का वह हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जब हम फंडामेंटल राइट को देख रहे थे तो उसमें ये फंडामेंटल राइट को लागू कराने का भी एक मूल अधिकार आर्टिकल 32 में था कि फंडामेंटल राइट को लागू कराना भी एक मूल अधिकार के रूप में शामिल है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। लेकिन इसमें नीति निर्देशक तत्व में यह स्पष्ट किया गया है कि यह परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायपालिका द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व की अगली विशेषता, ये भारत में आर्थिक लोकतंत्र लाने का माध्यम है, अर्थात आय की समानता, जो अमीर और गरीब के बीच आय का अंतर है, संपत्ति का अंतर है, गरीबी अमीरी की जो खाई है उसे दूर करने का प्रावधान अथा इसमें है। अगर इन
इन तत्वों को राज्य के नीति निर्माण में शामिल किया जाता है तो आर्थिक लोकतंत्र लाने का माध्यम ये बन सकते हैं। और ऐसा विचार डॉक्टर अंबेडकर जी, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी का था। उनका मानना था कि डीपीएसपी आर्थिक लोकतंत्र लाने का माध्यम है। अगली विशेषता इसकी यह मुख्य बात यह है कि निदेशक तत्वों की धारणा को आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में निर्माताओं ने संविधान को बनाने में विभिन्न देशों की जितनी भी जो ऐसी विशेषताएं थी अन्य संविधानों की जो भारत में लागू करने के लिए, भारत के समाज कल्याण के लिए आवश्यक थी, उन तत्वों को वहां से लिया है और भारतीय संविधान में शामिल किया है। उसी प्रकार निदेशक तत्व की जो धारणा है वो आयरलैंड से लिया गया है, उसे यहाँ से शामिल किया गया है। अगली विशेषता निदेशक तत्वों की, यह समूह को प्राप्त अधिकार है। अर्थात जब हम फंडामेंटल राइट देख रहे थे तो फंडामेंटल राइट को व्यक्तिगत अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया था। अर्थात वो व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार थे। लेकिन डीपीएसपी सामूहिक अधिकार है, एक समुदाय को प्राप्त अधिकार है और राज्य समुदाय के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्वों को नीति बनाने में उनको फॉलो करेगी और उनके निर्देशों को के अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं संविधान में उनके अनुसार नीति का निर्माण करेगी। ये नीति निर्देशक तत्व की विशेषताएं, उनके संबंध में आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 में जो प्रावधान किया गया था वहाँ तक हमने देखा। अब जो आगे आर्टिकल 38 से लेके आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्व के संबंध में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, समाज कल्याण को जो स्थापित करते हैं, समाज में समानता, आय की समानता तथा पर्यावरण और क्या कहते हैं गरीबी दूर करने के लिए, समाज कल्याण के लिए महात्मा गांधी के विचारों को इसमें शामिल किया गया है। अलग अलग प्रावधान में उनको लिया गया है, तो उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अब तक हमने जो देखा उस आधार पर प्रश्नों की प्रकृति क्या हो सकती है और कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि निम्न में से संविधान के किस भाग को न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जब हम न्यायपालिका को देखेंगे तो न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और संविधान के जितने प्रावधान हैं उनको लागू करने का अधिकार है, और जो नीति निर्माण है वो संविधान सम्मत हैं या नहीं इसको परिभाषित करने का अधिकार न्यायपालिका को है। तो प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 4 का, ऑप्शन डी है भाग 5। तो जब हम प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट की व्यवस्था है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की व्यवस्था है और भाग 4 का में मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटी की व्यवस्था की गई है और भाग 5 में संघ के संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि डीपीएसपी ऐसा प्रावधान है संविधान का जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, जिसके विरुद्ध नागरिक उसकी लागू करने की मांग न्यायपालिका में नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी कि संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि प्रश्न 2 है, संविधान का कौन सा प्रावधान भारत के कल्याणकारी स्वरूप को स्थापित करता है। अर्थात संविधान में कौन सा ऐसा प्रावधान है जो भारत को राज्य के रूप में कल्याणकारी स्वरूप अर्थात सबका विकास करने, सबका साथ देने, समानता स्थापित करने समाज में, इस स्वरूप को स्थापित करता है। तो जब प्रत्येक ऑप्शन है, ए है मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी नीति निदेशक तत्व।
मौलिक अधिकार में नागरिकों के कर्तव्य, एक राज्य के नागरिक रूप में नागरिकों के क्या कर्तव्य होते हैं उनकी बात है। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार है, व्यक्ति के विरुद्ध नागरिकों का अधिकार है, उनको समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब का प्रावधान फंडामेंटल राइट के रूप में इसमें किया गया है। प्रस्तावना संपूर्ण संविधान का एक सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो ऑप्शन डी है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को स्थापित करता है, अर्थात समानता लाने के लिए, समाज कल्याण के लिए जितने प्रावधान हैं उन प्रावधानों को निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है तथा राज्य नीति निर्माण में इनको लागू करेगी। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें ए बी सी डी 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथन नीति निर्देशक तत्व में उनकी विशेषता को बताते हैं, उनके विषय में जो मुख्य बात है उसको बताते हैं। तो इसमें से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। कथन एक एक करके पढ़ेंगे। कथन एक है, ए है कि निदेशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। बी, इस धारणा को सोवियत संघ से अपनाया गया है। और कथन सी है, ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं जिन्हें नीतियों में शामिल करना बाध्यकारी है। ऑप्शन डी, इसके उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका निर्देश कर इन्हें प्रभावी बना सकती है। तो चारों कथन हैं, इन पर विचार करें, इसमें कितने कथन सत्य हैं उनका जवाब दीजिएगा। तो हम जब कथन ए देखेंगे कि निदेशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, ये इस कथन सत्य है। कथन बी है, इस धारणा को सोवियत संघ से अपनाया गया है। ये कथन गलत है क्योंकि निदेशक तत्वों की धारणा जो है उसे आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। कथन सी है कि ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं जिन्हें नीतियों में शामिल करना बाध्यकारी है। कथन सी आधे तक तो सही है कि राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं, लेकिन बाध्यकारी स्वरूप नहीं है नीति निर्देशक तत्वों का, ये राज्य के नैतिक दायित्व हैं। और कथन डी है, इनके उल्लंघन की स्थिति में न्यायपालिका निर्देश कर इन्हें प्रभावी बना सकती है। प्रभावी बनाने के लिए न्यायपालिका मूल रूप से फंडामेंटल राइट के संबंध में यह प्रावधान है कि न्यायपालिका उन्हें प्रभावी बना सकती है, लेकिन डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए न्यायपालिका निर्देश नहीं दे सकती। तो 3 कथन बी सी डी गलत हैं। यहाँ आयरलैंड से इसे लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, केवल एक कथन सत्य है कि ए कि निदेशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। संविधान में प्रदत्त अधिकारों पर विचार करें। संविधान में कई प्रकार के अधिकार हैं, मूल अधिकार के रूप में डीपीएसपी में अधिकार हैं। तो उन अधिकार में यहाँ 4 अधिकार दिए गए हैं। उपयुक्त में से किसको निर्देशक तत्व में शामिल है, कि इसमें कौन से अधिकार हैं जो निर्देशक तत्व में शामिल हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, पर्याप्त जीवन यापन का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। कौन से अधिकार निर्देशक तत्व में शामिल हैं ये बताना है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4 अधिकार निर्देशक तत्व में हैं। तो एक एक ऑप्शन देखेंगे। कथन ए है, संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था है संविधान में, और ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में इनका प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार जो पहले डीपीएसपी में था, लेकिन अब आर्टिकल 21A के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के रूप में है।
इन दोनों अधिकार को हमने मूल अधिकार पढ़ते समय देख लिया है। तो ए और डी तो नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। काम का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है, पर्याप्त जीवन यापन का अधिकार भी नहीं है। ये दोनों अधिकार डीपीएसपी के रूप में शामिल हैं, अर्थात ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है। जब हम मूल अधिकार की बात कर रहे थे तो हमने देखा था फंडामेंटल राइट नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्वरूप धारण करते थे। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है? नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक सकारात्मक दोनों, अर्थात ये सभी विशेषताएं, नकारात्मक सकारात्मक दोनों विशेषताएं, सभी विशेषताएं नीति निर्देशक तत्वों की है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ये राज्य के नैतिक दायित्व हैं, तो ये राज्य के विरुद्ध नहीं है, ये नकारात्मक नहीं हो सकते। ये सकारात्मक, इनकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक है और ये राज्य के विरुद्ध नहीं है। ये नागरिकों के कल्याण के लिए सामूहिक अधिकार हैं जो राज्य इनके प्रावधानों को अपने नीति निर्माण में लागू करती है। तो 5 प्रश्नों के द्वारा अभी तक के मूल अधिकार के जो जिन विशेषताएं थी, मूल अधिकार डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो विशेषता है, उनकी विशेषता, उनकी परिभाषा तथा उसकी प्रकृति कैसी है, इन विषय पर हम चर्चा करके उसके प्रश्नों का अभ्यास भी कर लिया है। आगे की क्लास में हम इसे कंटिन्यू करते हुए एक एक प्रावधान को समझेंगे तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आगे की क्लास में हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।